नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। बाजार में थोड़ी-सी दुविधा अब बनती हुई दिख रही है और ये असमंजस जो है, वो आज आपको चार्ट में भी नज़र आएगा। लेकिन मोटे तौर पे 50,000 के ऊपर चलिए हो जाएगा कभी। 25,000 के ऊपर निफ्टी टिका हुआ है और 25,000 के ऊपर ये क्या लगातार तीसरा दिन है या बीच में थोड़ा नीचे भी बंद हुआ है ये? अ, हाँ, पिछले दिन भी 25,100 पे बंद हुआ था और उसके पिछले दिन भी 100 पे ही बंद हुआ था और आज भी 141 पे बंद हुआ है। तो मोटे तौर पे 25,000 के ऊपर टिकता हुआ तीसरे दिन है, लेकिन जो एक जोश बना था, वो जोश कुछ हल्का पड़ा है और आज की कैंडल भी दोजी है, उसके बारे में भी आप जब हम चार्ट पर आएँगे तो थोड़ा समझाइएगा। लेकिन क्या हुआ मतलब एक झटके में जो चाल बन गई थी 24,500 के ऊपर से थोड़ा 500-600 पॉइंट चढ़ गए निफ्टी में, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा दम भरने के लिए रुके हैं, फिर आगे चलेंगे या कहीं पे कुछ गाड़ी अटक रही है? नहीं, अटक कहीं नहीं रही। थोड़ा बहुत शायद 25 टू 50 वाला रेसिस्टेंस थोड़े समय के लिए एक्टिव है, लेकिन रुकेगी नहीं, मुझे नहीं लगता रुकेगी। थोड़ा अगर डिप हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 25,000 अभी तक टूटा भी नहीं है, रनिंग करेक्शन भी नहीं टूटा है, कोई दिक्कत लगती तो नहीं है मुझे। एक चीज़ है कि अब आज का क्लोज के ऊपर अगर एक क्लोज और मिल जाता है, क्योंकि डोजी कैंडल आपने खुद ही कह ही दिया, तो आज के हाई के ऊपर सॉरी 25 टू 22 का जो है, तो फिर आप समझें कि 1% और मूवमेंट तो हो ही जाएगा, तो 25,500 की तरफ वाला तो हो ही जाएगा मूवमेंट। कोई स्ट्रक्चर तो खराब दिख नहीं रहा है कहीं से मुझे, तो सब कुछ ठीक ठाक है अभी तक। जी। तो फिलहाल आप कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है और दोजी कैंडल है, लेकिन उससे अभी घबराना नहीं है। तो घबराने की ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी उसके बारे में समझेंगे, लेकिन इस बीच में बाकी किसी भी तरफ से कोई नया संकेत जो आपके लिए अगला ट्रिगर बनता हुआ दिख रहा हो? बीच में मस्त साहब ने एक ट्वीट कर दिया है कि नहीं नहीं, मैंने ट्रम्प जी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया था, बहुत आगे चले गए थे कुछ मेरे पोस्ट। उधर अमेरिका और चीन के बीच में थोड़ा संकेत है कि हाँ शायद कुछ बात बन जाएगी। क्या देख रहे हैं कुल मिलाकर के मूड माहौल बाजार के लिए? माहौल कुछ नहीं है, उन दोनों के बीच में कुछ होगा नहीं। रीज़न यही है कि देखिए उनके पत्ते आपके पास, आपके पत्ते इनके पास। थोड़ा बहुत चिलम-चिली कर लिया, अब उन्होंने बोला तुम चिलम-चिली करोगे, तुम्हारे पत्ते मैं खोलता हूँ, वो बोलेंगे तुम्हारे पत्ते मैं खोलता हूँ, तो उसके बाद फिर कुछ कर नहीं सकते हैं, तो फिर दोनों में फिर से फ्रेंडशिप हो ही जाएगी। मुझे लगता तो नहीं है कुछ होगा वैसा। बाकी डिफरेंसेस जो हैं वो अंदर में तो रहेंगे और हमारे यहाँ तो एज़ सच कुछ वैसा नेगेटिव नहीं है। अभी आज की तारीख में एक जियोपॉलिटिक्स छोड़ दें तो कोई भी रिस्क एज़ सच है नहीं, उसके अलावा एज़ सच कोई रिस्क नहीं। सबको जी। ग्रोथ चाहिए, सबको बिज़नेस ग्रोथ चाहिए, सब कुछ ठीक-ठाक ही है अभी। 2-3 हाँ, महीने लेकिन में और यहाँ उससे पहले हुँ, चीन के संबंध में ताज़ा कुछ सुर्खियाँ हैं, वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि अमेरिका और चीन के बीच में मतलब व्यापारिक समझौता होता हुआ दिख रहा है, उसके लिए लोग सहमत हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीन का अपर हैंड रहेगा। ट्रम्प साहब ने इतना नाटक क्यों किया फिर? और अब ये अमेरिका और चीन के बीच का जो टैरिफ का मसला है, उस पे ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि चीन अब उनको एकदम से नए ट्रेड डील के अंदर अपफ्रंट उनको रेयर अर्थ वाली जितनी चीज़ें हैं, वो रेयर रेयर अर्थ मैग्नेट वगैरह जिसकी सप्लाई अटकी हुई थी, वो तुरंत आपूर्ति कराएगा, अपफ्रंट कराएगा। सीज फायर हो गया है, ऐसी ताज़ा ताज़ा खबरें आ रही हैं कुछ मिनटों या कुछ घंटों पहले। तो जाहिर है कि अब इसके डिटेल्स सब लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। ये लोग कई बार सहमत होते होते असहमत हो गए हैं, कई बार असहमत होते होते सहमत हो गए हैं, तो फाइनली क्या ये अब जो खबरें आ रही हैं उसको अंतिम रूप में देखा जाए कि हाँ, जो ड्रामा था उसका ये पटाक्षेप है, अब दी एंड हो गया, या अभी भी कुछ और बाकी होगा? मुझे नहीं लगता राजीव जी कि ये पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है, हर दूसरे दिन पलटी मारेगी। तो चाइना ने कमज़ोर नस पकड़ ली
और रेयर अर्थ मैग्नेट्स रोक दिया। लोग ऐसा ऐसा भी नहीं कह सकते कि सिर्फ यूएस के लिए रोक दिया, सबके लिए रोक दिया, तो यूएस के लिए भी रोक दिया, कोई रास्ता बचा नहीं था उनके पास। और चाइना टोटली 30-40% मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रोल कर रहा है पूरे ग्लोब का, तो बहुत बड़ा पार्ट उसके पास है और उससे निगोशिएट कर नहीं पाएंगे। तो मे बी ट्रंप ने शुरुआत में जितना भी काम किया है वो बहुत जल्दबाजी में ही किया है, उनको लगा दादागिरी चल जाएगी, तो एक एक करके सब उनको लाइन पे लेके आ रहे हैं। हाँ, चाइना के साथ क्या है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं यूएस को। इनफैक्ट पता नहीं, मुझे लगता है कि जापान का भी जितना इन्वेस्टमेंट है उनके ट्रेजरी में, कितने ट्रिलियन का है, वो भी अगर एक बारी बॉन्ड को वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो जापान के साथ तो खैर उनका कुछ है नहीं। तो चाइना उनको कंट्रोल कर सकता है। हमारे पास उतनी एबिलिटी नहीं है, हम बहुत छोटी इकोनॉमी है, बट चाइना से लड़ाई शुरू हुई तो अभी सामने समझ में आ गया है ट्रंप को भी कि कुछ ज़्यादा आगे बात बढ़ नहीं सकती है। नेट नेट इन्होंने जो किया है अभी तक आने के बाद से, मुझे नहीं लगता कि इतना फ्रूटफुल उनके लिए कुछ बन पाएगा। उनको अगर एक्सपेक्टेशन 100% रिजल्ट की थी, मे बी 20-30% मिल सकता है रिजल्ट, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ होगा। फाइनली इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि ग्लोबल ट्रेड्स इतने इंटरलिंक्ड हो चुके हैं कि किसी के पास कोई रास्ता नहीं है एक दूसरे के साथ सहमति बना के चलने के अलावा, अनलेस कंट्री जैसा वैसे पाकिस्तान जैसे लोग जिनके पास कि कुछ है नहीं करने को, तो वो टेररिस्ट वाला काम करते हैं। लेकिन जिनके पास इकोनॉमी चलाने को है उनके पास कोई रास्ता नहीं है सबके साथ मिलके चले बगैर। जी, ओके। लेकिन फिलहाल जो डिटेल्स आ रहे हैं थोड़ा सा उन पे निगाह डाल लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग खबर है और दर्शकों को भी इसके डिटेल्स जानने चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा जो की है कि चीन की अब एक तो रेयर अर्थ मिनरल्स की आपूर्ति चीन से होगी, ये उन्होंने कहा है, और साथ में उन्होंने ये कहा है कि अब जो चीन यूएस इंपोर्ट्स पे जो टैरिफ लगा रहा था उसको 10% पर ले आएगा, लेकिन अमेरिका जो है वो टैरिफ को घटा करके चीन के सामानों पे 55% पर लाएगा। तो चलिए, इतना मोल तोल करने के बाद अगर 10 वर्सेस 55, मतलब ठीक ठाक मार्जिन ले गए ट्रम्प जी, बिजनेस तो किया। अभी आगे भी देखते हैं, फाइनल डील सील होने दीजिए। जी, नेट नेट यही अभी होगा कि अभी सैद्धांतिक सहमति है लंदन में, और वो भी शीर्ष स्तर पे नहीं है, उससे एक पायदान नीचे है, वित्त मंत्री के स्तर पर है। देखिए, परसेंट वाइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा राजीव। मेन है कि वैल्यू टर्म्स में कौन कितने आगे पहुंच पाता है। तो परसेंट तो एक नंबर है टू अग्री ऑन कि तुम हमको कितना बेच रहे हो और तुम हमको कितना बेच रहे हैं, हम तुमको कितना बेच रहे हैं। मेन मामला वहां पे लगेगा। बिल्कुल। बाकी परसेंट वाइज उतना मायने मुझे तो नहीं लगता कि कुछ खास मतलब रखेगा। हम्म। चलिए, अभी अब ये भी आगे देखना बाकी रहेगा कि अगर अमेरिका के लिए चीन ने रेयर अर्थ का दरवाजा खोलना शुरू कर दिया है तो क्या इसका मतलब होगा बाकी दुनिया के लिए भी, और बाकी दुनिया के अंदर भारत भी, क्या उसके लिए भी रेयर अर्थ का दरवाजा खुल जाएगा वापस, या वहाँ पे अभी भी मतलब सेलेक्टिव तरीके से चीन भी आगे काम करेगा? भारत के लिए, खास करके हमारी ऑटो इंडस्ट्री के लिए मुश्किलें रहेंगी या कम होंगी, इस पर नज़र रहेगी। तो मोटे तौर पे अभी एनवायरनमेंट तो ये है। अब चार्ट पर आ जाते हैं। आपने जिक्र किया कि भाई 25,000 के ऊपर टिके हुए हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों स्थितियों में देख लेते हैं कौन सा स्तर पार होने के बाद आपको लगेगा कि चलिए ठीक है, जहाँ पे अटक रहे थे वो गाड़ी आगे अगले गियर में चली गई, और कौन सा स्तर टूटा तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, अब थोड़ा सा खतरा है, कम से कम एक शॉर्ट टर्म करेक्शन के लिए। 24,500 के पहले कोई खतरा है ही नहीं। बाकी जो भी जहाँ होंगे से वो जहाँ से कहानी ये ताज़ा शुरू हुई है, आप सीधे वहीं पे जा रहे हैं। जी। उसके पहले कोई कोई भी डेंजर, किसी भी तरह का कोई डेंजर नहीं। प्रॉब्लम जी। ये होती है कि जब एक कंसेंसस बन जाता है तो थोड़ा सा डर लगता है। तो अभी कंसेंसस एक्चुअली 25,000 का है। 24,500 का कंसेंसस मैंने नहीं देखा, सुना नहीं। ओके। तो इसलिए मुझे लगता है 25,000 वाला कंसेंसस पे उतना ट्रस्ट शायद नहीं, ना हो मतलब पाए। क्या कि लोग लोग ये मान के चल रहे हैं कि 25,000 जब तक सेफ है तब तक बाजार सेफ है। करेक्ट। ओके।
तो वहाँ पे थोड़ा बहुत धोखा इतना हो छोटा सकता है मार्जिन, बिकॉज़ लोग 100-150 पॉइंट का मार्जिन लेके चल रहे हैं 25,000 के लोग इंडेक्स 100 में। 100 पॉइंट पे तो मैं देखता हूँ लोग टारगेट देते हैं 75 50 पॉइंट, 100 पॉइंट पे तो टीवी पे 500 पॉइंट में कम से कम 10 टारगेट देखिए होता उन्हें है। उन्हें 2 घंटे के लिए खेलना होता है तो वो क्या करेंगे? नहीं ख़ैर वो तो एक अलग ही बात है। कहने का मतलब ये है कि अब लोगों का वही बिलीफ है। मैं चलता हूँ जो भी मुझे स्ट्रक्चर समझ में आता है अल्टीमेटली उसके बेसिस पे। मेरे हिसाब से ये 25,000 ये सब कुछ ख़ास मोमेंटम स्टैंड पॉइंट से ठीक है बिकॉज़ गैप अप ओपन हुआ है, तो ओके है। लेकिन 24,500 के पहले किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव या ट्रेंड चेंज या कोई भी डिसीज़न चेंज नहीं होना चाहिए। मैं तो यही मान के चल रहा जी, ठीक है। तो 24,500 से पहले आप अपनी तेजी के नज़रिए को कहीं भी इधर-उधर नहीं करेंगे। लेकिन 500-600 पॉइंट होते हैं, उतना ही तो अभी चले हैं। उसके बीच में ट्रेडर्स के लिए ठीक-ठाक बीच में कई सारे मतलब लेवल्स बन सकते हैं, जहाँ पर वो अपने पोज़ीशंस को कम-ज़्यादा करें। क्या-क्या ध्यान रखेंगे बीच में? हूँ। बीच में तो ख़ैर 25,000 थियोरेटिकली तो है ही। दूसरा हुँ, 24,875 पे आपका 20 डीएमए है। तो ये सारी जी। चीज़ों पे कहीं से भी ये निफ्टी स्टॉक 20 ले डीएमए यहाँ सकती है। चार्ट चार्ट में दिख रहा है, दर्शकों को बता दें ये इस रेखा की बात कर रहे हैं, ये हरी रेखा जो दिख रही है, ये 20 डे मूविंग एवरेज है, नीचे ये बैंगनी रेखा है 50 दिनों का मूविंग एवरेज है और 200 दिनों का मूविंग एवरेज और बहुत सुंदर तरीके से गोल्डन क्रॉस अब प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और गोल्डन क्रॉस कोई ऐसा फ्लैटिश भी नहीं है, ठीक है जी, डायरेक्शन दे रहा है। हाँ, मुझे ये फ़ाइनेंशियल लगता है, जैसे हम सोच के चल रहे हैं वैसे निकल जाएँगे। अभी तक तो यही लग रहा है मुझे। कोई इश्यू दिक्कत लग नहीं रही है। तो नेगेटिव होने का कोई रीज़न नहीं है मेरे पास। ट्रेड स्टैंड पॉइंट से 24,500 है। बाकी कोई लेवल रहेगा भी तो मुझे उतना स्ट्रॉन्ग मैं जाके उस पे बात कर सकूँ ऐसा कोई है नहीं लेवल। 24,250 पहले भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम बन सकता था, बन रहा है। लेकिन जिस तरह से कंसोलिडेट होके ऊपर जा रहा है और जो पैरामीटर्स बन के आ रहे हैं 24,250 भी अब कुछ मुझे नहीं लगता वो कुछ कुछ डिस्कस करके मतलब भी नहीं है। ठीक है, मामला तो नए गाड़ी हाई का अगले ही गियर रहेगा। में ठीक है, तो गाड़ी अगले गियर में किस लेवल के बाद चल पड़ेगी? एक्चुअली 24 टू ये आज का जो हाई है इसके जी, ऊपर में ही निकल जाए तो हो गया, ओके। चलेगा। तो आज आज का हाई है मैंने 25,222 का तो मैं एफ-एंड-ओ डेटा देखता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील है कि शायद यहाँ पे अगर कुछ परेशान कर रहा है तो 25,200 300 या ये रेंज का कॉल ऑप्शन राइटिंग ही परेशान कर रहा हो और कुछ वैसा मेजर मुझे नहीं लग रहा कि है। जी। ठीक है, तो यही मतलब 25 200-300 के बीच की बाधा है, वो पार हो गई तो फिर अगला स्टेशन क्या है? कम से कम 25,500 टू 600 का रेंज तो होगा ही, कम से कम। जी, ज़्यादा भी हो सकता है। नहीं 25,500 600 का रेंज देख लेते हैं फिर। नहीं, हाँ, राजीव जी एक बहुत इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट है, जो मैंने पिछली बार बोला ज़रूर होगा, इतनी जल्दी छूटेगा तो नहीं मेरे हाथ से। ये मंथ मुझे लगता नहीं है कि 25,500 के ऊपर निफ्टी सस्टेन हो पाएगी, ये मंथ पर्टिकुलरली। अगले मंथ हो सकती है क्या? पॉसिबल है, जुलाई में हमारे पास ट्रिगर रहेंगे, जुलाई सेकंड हाफ से। लेकिन ये मंथ मुझे डाउट है कि 25,500 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर पाए। जी। तो अभी थोड़ा-सा एक छोटे रेंज के अंदर ऊपर-नीचे का खेला चलता रहेगा। निफ्टी की कहानी ये है और बिल्कुल, चिंता तब तक नहीं करनी है जब तक 24,500 ना टूटे। सार संक्षेप ये है। 1000 पॉइंट का बिल्कुल, एक रेंज। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। अब आ जाते हैं मिड कैप स्मॉल कैप पे। यहाँ पे थोड़ी-सी आज मुनाफा वसूली दिखी है और आज की कैंडल यहाँ पे देखिए, निफ्टी में तो दोजी बना है, निर्णय बताता है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख रही है इस कैंडल में। थोड़ा-सा नीचे से वापसी भी हुई है, लेकिन फिर भी आप पिछले 2 दिन की कैंडल देखिए, वो साफ तौर पे प्रॉफिट बुकिंग का इशारा कर रही है। बहुत ओवर स्ट्रेच्ड है,
निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, इन कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। निफ्टी मिड, स्मॉल कैप सब नया हाई वाला ही स्ट्रक्चर है, टाइम लगेगा। हो सकता है अगर एक छोटा एस्टिमेट लेने की कोशिश करें तो हो सकता है नया हाई अभी नहीं बने, वो अक्टूबर सितंबर या हाँ सितंबर अक्टूबर वो सब रेंज में बने, लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर नए हाई वाले हैं, मिड कैप स्मॉल कैप सब अभी नहीं बनेगा। अप अंटिल जुलाई तो नहीं बनना चाहिए मोस्टली मिड कैप का, जून जुलाई, अगस्त के बाद कभी भी, या अगस्त के बाद कभी भी बन सकता है। तो व्यू जो पहले था मेरा वही व्यू अभी भी है, मिड कैप स्मॉल कैप पे भी कोई चेंज नहीं कर रहा मैं। अगर की लेवल्स जो आगे जाके समझेंगे, अगर कहीं ब्रेकडाउन होता है या कहीं जियोपॉलिटिकल इश्यूज से कुछ निकल के आता है या हमारे फंडामेंटल पे कुछ रिजल्ट इम्पैक्ट होता है तो ही मैं व्यू चेंज करूँगा, अदरवाइज मैं कोई व्यू चेंज नहीं कर रहा। सब कुछ ये फाइनेंशियल नया हाई बनना चाहिए। जी, इस वित्त वर्ष में नया हाई बनना चाहिए, लेकिन नया हाई अब कितनी दूर रह गया है? 26,200-300 के बीच बना था। ओके, अब एक जी बोला जाता है ना कि हाथ को क्या है, हाथ को आया मुंह को ना लगा, वैसा भी होता है। तो जी ध्यान रखें। अब ओके, यहाँ पर बैंकिंग पे निगाह डाल लेते हैं। बैंकिंग ने क्या किया है? बैंकिंग भी अब थोड़ा सा करेक्शन वाले मोड में है। निफ्टी बैंक आप देखिए, यहाँ पे तो मतलब सोमवार से ही करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है और लगातार 3 दिन आपको लाल कैंडल्स देखने को मिली हैं। क्या कम से कम ये 20 डे मूविंग एवरेज को छूने की कोशिश करने वाला है? कोई ज़रूरी तो नहीं है, जी पॉसिबिलिटी है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके पहले ही इसका ब्रेकआउट लेवल है 56,150 का। पॉसिबल है कि वहाँ पे जाके टच करे और फिर उसके बाद वहीं से मुड़ जाए। हाँ, तो ये 20 डे मूविंग एवरेज भी तो वैसे ही ऊपर तेजी से भाग रहा है ना, तो 2-3 दिन में अगर ये भी वहां पे आ जाएगा और निफ्टी बैंक भी वहां पे आ जाएगा, 56,100 के आसपास वो संगम हो जाएगा। पता नहीं, देखते रहिए, मुझे लगता नहीं है अभी उतना नीचे जाने की ज़रूरत है हमको, बट 56,150 पे ही पहले देखें। मोमेंटम के लिए ज़रूरी है कि निफ्टी छप्पन बैंक हजार वहाँ के पे रहे। इंडेक्स के लिए 300 पॉइंट क्या मायने रखता है? मोमेंटम के लिए देख ज़रूरी है। जी एक्चुअली 100 पॉइंट की बात ही नहीं है यहाँ पे। आपके पैरामीटर्स ऐसे बैठेंगे कि ये ब्रेकआउट लेवल सस्टेन नहीं होगा, तो 20 डीएम में तो टच हो ही जाएगा मोस्टली। 55 200 के तरफ भी पहुंच सकता है। इसलिए मोमेंटम जो आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बाद आया था वो मोमेंटम सस्टेन रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि 56 150 100 ये सब रेंज के नीचे नहीं जाए बैंक। जी ओके, नहीं तो फिर थोड़ा सा और नीचे, फिर आप नीचे 55,500 कह रहे हैं? देखिए, ट्रेंड कहाँ से चेंज होगा अगर वो देखना है तो 55,000 ही रखेंगे। ट्रेंड कहाँ से चेंज होगा, उसके पहले किसी भी तरह से निफ्टी बैंक का ट्रेंड चेंज नहीं होता है। जैसे निफ्टी के लिए 24,500, वैसे निफ्टी बैंक के लिए 55,000। जी, तो 55,000 पे नजर रखनी पड़ेगी और 55,000 तक ये अगले कुछ दिनों में 50 डे मूविंग एवरेज भी चला आएगा, बहुत तेजी से भाग रहा है। ओके, अच्छा, कई बार जब हम गोल्डन क्रॉस की बात करते हैं, एक बहुत बढ़िया क्लासिक एग्जांपल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये समझने के लिए कि जब गोल्डन क्रॉस प्ले आउट हो रहा होता है तो क्या होता है बाजार में। यहाँ पे देखिए, गोल्डन क्रॉस किस दिन बना है? ये बना है 7 मई को, लेकिन निफ्टी बैंक में चाल कब से आ चुकी है? उसके पहले ही यहाँ तो जब गोल्डन क्रॉस बनता हुआ दिख रहा है वहां पे तो एक ठीक ठाक करेक्शन आ चुका था और उसके बाद से फिर से एक नई चाल बनी है, वो अलग बात है। तो आपको गोल्डन क्रॉस बनने के बाद, कंफर्मेशन के बाद आगे फिर एक चाल मिली है
लेकिन एक बढ़िया चाल उससे पहले बन चुकी है। तो वापस पाठशाला की घंटी, गोल्डन क्रॉस को कैसे ट्रेड किया जाए? नहीं, गोल्डन क्रॉस कभी भी ट्रेड नहीं कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट कैसे ये करें, कैसे ये इस्तेमाल करें उसका अपनी रणनीति बनाने में, अब वो ट्रेडिंग की हो या इन्वेस्टमेंट की हो? ये क्या लैग इंडिकेटर है, सॉरी वो वर्ड ही नहीं याद आ रहा था। जी। गोल्डन क्रॉस लैग इंडिकेटर है, तो इसको देख के आप अपने थॉट्स को और मैच्योर कर सकते हैं, लेकिन गोल्डन क्रॉस को लेके डिसीजन लेना इज नॉट अ गुड आइडिया। तो यहाँ से आपके थॉट्स, देखिए होने का तो बहुत पहले ही डिसाइड हो गया था कि निफ्टी बैंक नया नया हाई बनेगा 52,000 के ऊपर ही, ये डिस्कशन 100% हमारा हुआ होगा। तो ये जो चीज़ें मैं रीड करता हूँ उसमें मोस्टली ये आ जाना चाहिए था। अब का जो गोल्डन क्रॉस है, जो हम आपको बन के आया है ऑन 8th ऑफ मई, वो सिर्फ हमारे इस थियरी को और स्ट्रेंथन करता है कि निफ्टी बैंक 60,000 की तरफ बढ़ेगा। दैट्स ऑल। तो गोल्डन क्रॉस में मुझसे पूछा जाए, ए इट इज़ अ लैग इंडिकेटर, बी ये आपके ऑलरेडी बुलिश व्यू को बहुत मैच्योर कर सकता है, ये मैं समझ के चलता जी, ठीक है। अब आईटी सेक्टर की तरफ बढ़ जाते हैं, और आईटी सेक्टर क्या कह रहा है इस समय? बढ़िया चाल रही है आज। क्या अब मुहूर्त निकला है कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज कम से कम छुआ जाए आईटी में? हूँ। क्योंकि वो वाला ब्रेकआउट, नेकलाइन ब्रेकआउट हो गया ना, जी। 38,500 के आसपास का। तो नेकलाइन ब्रेकआउट है तो 200 डीएमए तो होना चाहिए, जी। वहां तक ओके। पहुंचेगा। और देखिए आप कितना, आप मतलब नेकलाइन कितनी, इसी को कह रहे हैं ना? एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं होगी नेकलाइन में भी। आपको नेकलाइन में 28 फरवरी का कैंडल लेना होगा। 28 फरवरी की कैंडल का क्या हाँ ऊपरी हिस्सा? हाँ हाँ, बस ओके। वो फ्लैटिश नेकलाइन आप वहाँ बना लीजिए, जी। उसको देखिए। अब ओके। ये मोस्टली देखिए हुआ सिंपल सा है। इसको समझने के लिए जब तक आप नैस्डैक नहीं समझेंगे, इसका समझना मतलब पॉसिबल नहीं है, इसलिए पहले नैस्डैक तो समझते हैं। समझ लेते हैं, आइए बताइए। आप नैस्डैक देखिए, लेस देन 15,000 से 20,000, 20% नहीं, 5,000, ऑलमोस्ट 30 to 34% के रेंज हो गया नैस्डैक, उतना भागा ना। अब इसके अगेंस्ट अब अपना निफ्टी रीड कीजिए, निफ्टी आईटी सॉरी। ये आपका 31,000 का चीज 38,000, तो ये कितना गया, करीब करीब 7,000 डिवाइडेड बाई 31,000, ये करीब करीब आपका 20-22% चला। तो 35% के अगेंस्ट आपका 20-22% ये चला है। तो ये मूवमेंट आप सिर्फ इतना समझ लें कि रेप्लिकेट कर रहा है नैस्डैक के मूवमेंट को, एंड दैट टू विद अ लैग्ड इफेक्ट। ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर 40,000 पे जाके रुक जाएगा, फिर नैस्डैक अगर नया हाई बना के फिर आगे बढ़ता है तो फिर अलग आनी शुरू होगी। तो ये सिर्फ आपका ट्रेलिंग रैली है नैस्डैक का, जैसे सिल्वर और गोल्ड का होता है वैसे आपका आईटी और नैस्डैक का है। बाकी वैल्यूएशन वाइज कोई सब्सटेंस पूछेंगे, मेरा अभी भी डाउट है, पहले भी था अभी भी रहेगा। जी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए टैरिफ को लेकर के अनसर्टेनिटी वगैरह खत्म होती है, अब अगर ये जो एक सैद्धांतिक सहमति अमेरिका और चीन के बीच में बनी है, वो अंततः एक ठीक-ठाक समझौते में बदल जाती है, अनिश्चितताएँ खत्म होती हैं, तो अमेरिका में तो लोग इसीलिए बैठे हुए हैं ना कि अब ये ट्रम्प साहब क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, तो सब अपने फैसले रोक करके बैठे हुए हैं। जैसे ही वो क्लैरिटी आएगी, आईटी कंपनियों के लिए मतलब वो जो भी उनके ऑर्डर बैकलॉग्स होंगे वो आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए
जो जिसको बोलते हैं ना पीक अनसर्टेनिटी, वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। लेकिन फुल अनसर्टेनिटी के लिए मुझे लगता है 2 जुलाई का वेट कर ही लेते हैं, क्योंकि इस इंसान का कोई भरोसा है नहीं रही। इसलिए प्रीएम्प्ट करना थोड़ा सही नहीं होगा। जो अपनों का नहीं हुआ, दूसरों का तो बिल्कुल ही नहीं होगा। जी, इसलिए मुझे लगता है 2 जुलाई का वेट करते हैं, वोलेटिलिटी क्रिएट करता है कि नहीं करता है, फिर आगे डिसीजन लिया जाए। बट पीक जो वोलेटिलिटी है टैरिफ की, वो तो ओवर हो गई। लेकिन इसका डैमेज भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि डैमेज नहीं हुआ है। जो जी। प्रोजेक्ट स्टॉल हुए हैं, वो ग्रोथ तो स्टॉल करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ेंगे और उसमें पहले एक सवाल शुरू में ही ले लेते हैं, चूँकि वो शेयर पर नहीं है। आशुतोष पांडे ये पूछ रहे हैं कि क्या अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट से बचा जाए और छोटे टाइम के जो मूविंग एवरेजेज हैं, उनके कैचअप होने के का या ऐसे किसी सपोर्ट पर आने का वेट किया जाए? मतलब शॉर्टर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज किसको कहेंगे? अब मान लेते हैं ये 20 डे मूविंग एवरेज को देख रहे होंगे, तो अगर जहाँ भी 20 डे मूविंग एवरेज काफ़ी नीचे पीछे छूटा हुआ है, वो ऊपर उठ करके आए और इंडेक्स रुका रहे, क्या इतनी फाइन ट्यूनिंग अगर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मिड कैप स्मॉल कैप में की जा सकती है? मिस्टर आशुतोष पांडे, पहली चीज़ तो आप ना, वो क्या बोलते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा एनालिसिस का पैरालिसिस बोलते हैं ना, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब मिड और स्मॉल कैप में नहीं किया जाता है। अभी फिर से मिड और स्मॉल कैप में हम उस समय से आपको बताए जा रहे हैं कि नया हाई बनेगा, जिस समय आपके पास रिपोर्ट्स आ रहे थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में क्यों करेक्शन और होना चाहिए उतना गिरने के बाद। इस पॉइंट को समझिए अच्छे से। मिड कैप और स्मॉल कैप कभी भी आपके शॉर्ट टर्म एवरेजेस की चीज़ ही नहीं है। आपके पास कोई इंडेक्स नहीं है ट्रेड करने के लिए। मिड कैप और स्मॉल कैप आपके पास इन्वेस्टमेंट ग्रेड चीज़ है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स अपने नए हाई आ गए और आसपास आ गए, तो मतलब अब यहाँ से हमको व्यू ले लेना चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, अब तो मिड कैप स्मॉल कैप में बच के रहना चाहिए। 100% करेक्ट, बट रिमेंबर रोटेशन शुरू होने वाला है। मतलब इंडेक्स स्टॉल होगा और स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप और स्मॉल कैप में रोटेशन शुरू होगा। इसलिए कई जो स्टॉक नहीं बढ़े होंगे मिड और स्मॉल कैप में, आजकल आप देखेंगे कि उनमें भी चालानी अब शुरू होगी, बिकॉज ऐसे ही होता है रोटेशन। तो अगर इसमें हम कैचअप का वेट करने वाले हैं, तो बची हुई मलाई भी बिल्ली खाने वाली है। ये चीज़ ध्यान रखिए। मिड कैप और जी, स्मॉल कैप में सेक्टर तो पता ही है आपको, इतना डिस्कस करते हैं। स्टॉक्स आइडेंटिफाई कीजिए और उसमें काम कीजिए। अगर स्टॉक में नहीं करना है, तो चुपचाप आप एसआईपी कीजिए और 3 साल 5 साल का व्यू रखिए, कोई इश्यू नहीं। जी। अच्छा, अगर सेक्टर ये मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर आप रोटेशन वाला गेम भी प्ले करना चाहते हैं, तो उसका टाइम फ्रेम क्या रहेगा? ये रोटेशन कितने समय पे होने शुरू हो जाते हैं? क्या फिर उसका मतलब है कि हम उस सेगमेंट में एक्टिव ट्रेडिंग करने लगेंगे? मिड स्मॉल कैप और मिड कैप में कोई कुछ नहीं कर सकता राजीव जी, लेकिन ये है ना कि थोड़ी, अब जैसे कहीं एक्सेसेस क्रिएट हो जाएंगे, तो कई सारे स्टॉक जो आप देख पाएंगे मिड कैप स्मॉल कैप जहां से बॉटम से चले हैं, डबल ट्रिपल हो गए। कुछ कुछ फ्रेटर्निटी के पास तो होगा ना वो। मैं अपने सवाल को रिफ्रेश करता हूँ। मैंने हाँ, एक मिड कैप शेयर लिया 5 साल का टाइम होराइजन बना करके। उस 5 साल के अंदर कम से कम 2-3 बार ऐसा होगा कि वो शेयर चलेगा, फिर उस रोटेशन के चक्कर में आकर के रुकेगा, थोड़ा गिरेगा भी। कई कई बार होगा ऐसा। अब ऐसा थोड़ी होगा कि बार-बार मैं अपने 5 साल के टाइम फ्रेम को छोटा करके जब भी लगे कि हाँ, ये सेक्टर ये सॉरी रोटेशन के अंदर ये फँसने वाला है, तो मैं उससे बाहर निकल जाऊँगा, फिर अगला रोटेशन उसमें आने लगेगा तो वापस उस ट्रेन को पकड़ूँगा। उस चक्कर में तो हो सकता है कि ट्रेन छूट ही जाएगी मेरी, हर बार तो पकड़ नहीं पाऊँगा और मैं फिर मिड अपने कैप इन्वेस्टमेंट वाले रास्ते से डिरेल हो जाऊँगा। मिड कैप और स्मॉल कैप में ना राजीव जी, लेवल बेस्ड मूवमेंट नहीं होता है। अब आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि हमने कोई स्टॉक खरीदा और हमने उसकी वैल्यूएशन की एनालिसिस की, और ये स्टॉक 3 टाइम होना चाहिए, मे बी 4 साल में,
जो वैल्यूएशन हमको समझते हैं, जो हमको प्रॉफिट और सेल्स का सीएजीआर समझता है। इस फ्रेंजी में जो 3 से 4 साल में होना चाहिए, वो 1 से 1.5 साल में ही हो गया। वैल्यूएशंस बहुत खिंच गए। अब जो फंड जैसे लोग बैठे हैं, जो हेज फंड जैसे लोग बैठे हैं, जो मान लीजिए कि हमारे जैसे लोग बैठे हैं, मान लीजिए हमारे जैसा ही कोई न कहीं बैठा रहेगा। हम अपनी दुकान में, वो किसी की दुकान में, लेकिन है कि वही बैठ के देखेगा। तो उसमें होता क्या है कि हमको कोई चीज़ जो मिल रही है जिसमें वैल्यूएशन जो 4 साल के बाद होता है, आज दिखने लगा। रिस्क ऐड हो जाएगा और मिड कैप, स्मॉल कैप में गिरेंगे तो 30-40% कब चला जाता है पता नहीं चलता है। तो वहाँ पे जी। अदर प्लेसेस पे जहाँ वैल्यू दिख रही है, जिसमें आने वाली है चाल आएगी, वहाँ पे थोड़ा-सा फंड मूव होता है। तो मिड कैप, स्मॉल कैप में वैसे रोटेशन होते हैं। तो ये हुँ, वैल्यूएशन और वैल्यू बेस्ड रोटेशन है देन अ प्राइस ठीक है। लेवल, ज़्यादा नहीं। तो बेसिकली हमने कहीं पे 5 साल का सोच के भी पैसा लगाया और पैसा हमारा 1.5 साल 2 साल में बन गया तो वहाँ से पैसा निकाल लेंगे। लेकिन फिर ये नहीं कि हम रोज़-रोज़ देख रहे हैं कि अच्छा आज ये रोटेशन में नीचे आ रहा है, आज ये रोटेशन में ऊपर जा रहा है, वो नहीं करना है। नॉट एट ऑल। मिड कैप, स्मॉल कैप उसकी चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल।